आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिमांड। डिमांड क्या है? डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही मेजर कंसेप्ट है, जिसको अगर आपने एक बार समझ लिया है तो फिर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए एक बेस बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाने वाला है। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिमांड। डिमांड क्या है? व्हाट इज़ डिमांड, हाउ इज़ डिमांड क्रिएटेड। हम लोगों ने डिमांड तो ऐसे बहुत ही जनरल सेंस में सुना होगा कि डिमांड हम लोग जनरली बात कर लेते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक कंसेप्ट में जो डिमांड है वो एक बहुत ही मेजर कंसेप्ट बन जाता है और वो बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग बनाने में। ठीक है, तो व्हाट इज़ डिमांड, हाउ इज़ डिमांड क्रिएटेड, क्या फैक्टर्स हैं जो डिमांड को बनाते हैं, या फिर लॉ ऑफ डिमांड हो गया है। तो हम धीरे धीरे करके सब चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिमांड की मीनिंग के साथ। ठीक है, सो व्हाट इज़ डिमांड। पहले तो डिमांड इज़ एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। हमको क्लियर दिख रहा है, डिमांड इज़ एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। इकोनॉमिक कंसेप्ट कैसे है? इकोनॉमिक कंसेप्ट ऐसे है कि डिमांड, जब आपकी डिमांड जब भी अराइज होती है किसी भी कमोडिटी के लिए, अगर आपकी डिमांड अराइज हो रही है किसी भी कंज्यूमर की, तो वो डिमांड तब अराइज होगी जब आपको उस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आप उसके लिए कुछ पे करने के लिए रेडी रहेंगे, कुछ भी प्राइस जब आप पे करने के लिए रेडी रहेंगे, तब वो डिमांड इकोनॉमिक कंसेप्ट बन जाता है। कैसे? क्योंकि ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। आपकी जब डिमांड अराइज हो रही है, आपको उस चीज़ को मार्केट में परचेज करने जा रहे हो, तो आपका ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। आप मनी दे रहे हो, आप अपना प्रोडक्ट घर ला रहे हो। सो दैट इज़ द वे हाउ इट इज़ एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। इकोनॉमिक कंसेप्ट क्या हो जाता है? जहाँ भी आपकी मनी इन्वॉल्व हो जाती है वो चीज़ हो जाती है कि इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो डिमांड इसीलिए एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है क्योंकि आप पहले उस चीज़ की डिमांड कर रहे हो, फिर आप उसको परचेज करके मनी को आप इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहे हो। दैट इज़ हाउ इट इज़ एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। अब डिमांड आगे क्या हो जाता है? इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर is willing and is able to buy at each possible prices during a given period of time. अब willing and able to buy दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं डिमांड को समझने में। जब आप willingness और able to buy को मिक्स कर देते हैं या मर्ज कर देते हैं, तब आपकी डिमांड अराइज होती है। तो willingness और able to buy का मीनिंग क्या हो जाता है? willingness मतलब आपकी किसी चीज़ को परचेज करने की, किसी चीज़ को पाने की इच्छा। आप willing है, आपको will है उस चीज़ की कि आपको वो चीज़ मिलनी चाहिए, आपकी विश है। ठीक है, और एबिलिटी टू बाई क्या है कि मतलब आप उस प्रोडक्ट को खरीदने, उस कमोडिटी को परचेज करने की आपकी क्षमता है। आप उस चीज़ को परचेज कर सकते हो, आपके पास उतना मनी है, आपकी इच्छा शक्ति भी उतनी ज़्यादा है कि आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं। तो जब विलिंगनेस और एबिलिटी टू बाय को हम मिक्स कर देते हैं, तब आपकी डिमांड हो जाती है अराइज। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग डिमांड। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि डिमांड और मुझे इस चीज़ की वांट है, तो वो मुझे उस चीज़ की नीड है, मुझे उस चीज़ की इच्छा है खरीदने की, तो वो एक डिमांड बन गई है मेरी। नो, डिमांड इकोनॉमिक्स में आपकी नीड और वांट और डिज़ायर से बहुत हटकर है, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है और नीड्स, डिज़ायर जो ये आपका साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस समझते हैं डिमांड, डिज़ायर और वांट में। अब वो डिफरेंस कैसा आएगा? डिज़ायर मीन्स मेयर अ विश टू हैव अ कमोडिटी। आपको किसी चीज़ को अगर परचेज करने की इच्छा है, ठीक है, आपकी सिर्फ उस चीज़ के लिए विश अराइज हो रही है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में जा रहे हो, आपको एक ड्रेस दिख रही है, आप रोड पर एक बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस आपको दिख रही है और आपको उसको देखते ही इच्छा हो गई कि आई शुड बाय दैट ड्रेस। पर वो इच्छा शक्ति आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उस चीज़ को खरीद लो, या फिर आप उसी टाइम अपना पर्स चेक करते हो, आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप खरीद पा रहे हैं, तो वो आपकी विश जो है वो वहीं के वहीं बैठ जाएगी। तो वो डिज़ायर हो जाती है कि आपको किसी चीज़ को खाने की डिज़ायर है, आपको तलब है, आपको शाम में आइसक्रीम खाने की इच्छा हो सकती है, पर वो इच्छा तक ही रहती है। ठीक है, तो डिज़ायर एक विश है जो आपको एक चीज़ को परचेज करने के लिए, कमोडिटी को परचेज करने के लिए रहती है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं वांट पे। वांट इज़ अ डिज़ायर बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाइड। अब जब तक वो डिज़ायर किसी ज़रूरत में नहीं बदल जाती, आप उस चीज़ को परचेज नहीं करोगे, है ना। अब सपोज ड्रेस का मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि आपकी विश है कि आप उस ड्रेस को ले लो, लेकिन अब कोई ओकेजन आ गया है जहाँ पर आपको उस ड्रेस को पहनना ही है, तो वो आपकी एक वांट बन गई है कि अब तो आपको उसको परचेज करना ही पड़ेगा। एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाइड मतलब आपकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग होती जा रही है और आपको उस चीज़ की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, तो वो आपकी हो गई है वांट। अब जो डिमांड हमारा कंसेप्ट है वो इन दोनों चीज़ों को मिलकर बन रहा है। मतलब आप डिज़ायर प्लस वांट, ठीक है, एक हो गया है हमारा डिज़ायर और एक हो गया है वांट। जब इन दोनों चीज़ों को आप मर्ज कर देते हो और साथ में दो चीज़ें और, वो क्या हो जाती हैं? ये हमने लिखी है यहाँ पर, प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम।
डिमांड इज एन एक्सटेंशन टू वांट एज इट हैज़ टू मोर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम. तो डिज़ायर और वांट को जब हम मिक्स करते हैं और साथ में आप उस चीज़ के लिए कुछ प्राइस भी पे करने को तैयार हो और उस पर्टिकुलर टाइम पर ही पे करने के लिए तैयार हो, तब वो बनती है डिमांड. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमें कूलर, अभी जैसे समर चल रहा है, ठीक है, तो आपको अगर एसी या कूलर की रिक्वायरमेंट आ जाए और आप खरीद नहीं रहे हो, बस सोच रहे हो कि हाँ ले लूँगा, मैं इतना प्राइस भी पे करने को रेडी हूँ, लेकिन आप ले 2 महीने बाद रहे हो, तो दैट्स नॉट हाउ डिमांड वर्क्स. आपको अभी उस चीज़ की नीड है, आपको अभी उसके लिए प्राइस पे करना है और अभी ही उसको खरीदना है इस पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो हो जाती है आपकी डिमांड. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिमांड कितने टाइप्स की होती है. ऐसा तो है नहीं कि डिमांड बस हमने बोल दिया तो वो डिमांड होके ख़त्म हो जाएगी. डिमांड के भी टाइप्स होते हैं, हर चीज़ के टाइप्स हैं, ठीक है. तो एक हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड और एक है मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड क्या हो जाती है? इंडिविजुअल वर्ड ही हमको बताता है कि किसी हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, किसी सोलो पर्सन की बात कर रहे हैं. इंडिविजुअल डिमांड क्या हो जाती है? जब आप एक पर्टिकुलर सिर्फ एक कंज्यूमर के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड. कि एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में, उसको क्या डिमांड अराइज हो रही है, वो हो जाता है आपका इंडिविजुअल डिमांड. और जब आप एक पूरे मार्केट की बात कर रहे हो, मतलब आप मल्टीपल कंज्यूमर्स या आप ऑल कंज्यूमर्स इन अ मार्केट की बात करो, तो वो हो जाता है मार्केट डिमांड. सपोज फॉर एग्जांपल हम शू इंडस्ट्री की बात कर लें, शू मार्केट की बात कर लें कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ये जो नए स्नीकर्स या लॉन्च हुए हैं, तो कितने लोग या कितने कंज्यूमर्स जो हैं वो इस परचेज़ की और वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको इस प्रोडक्ट को परचेज करना है, वो हो जाती है मार्केट डिमांड. यहाँ पर देख लेते हैं, एन इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट रिलेट्स टू a consumer's desire to purchase goods and services and willingness to pay a specific price for them. ठीक है, ये सेम है डिमांड, बस हमको एक डिमांड जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपने वो बना ली है तो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाने वाला है. अब नेक्स्ट मार्केट डिमांड में एन इकोनॉमिक कंसेप्ट दैट रिलेट्स टू ऑल कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड विलिंगनेस टू पे अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर देम. आया. इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर एक कंज्यूमर के लिए, और मार्केट मतलब ऑल द कंज्यूमर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. मतलब जो हमने देखा था कि एक इंडिविजुअल मार्केट में क्या डिमांड कर रहा है, कैसे डिमांड कर रहा है, वो सब जब हम पढ़ते हैं कि कैसे उसकी डिमांड अराइज हो रही है, क्या फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो हो जाता है आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स ऑफ डिमांड. ठीक है, अब उसमें से हम अब सबसे फर्स्ट देखते हैं प्राइस ऑफ ओन गुड. अब प्राइस ऑफ ओन गुड क्या है, हम इसके एग्रीगेट साथ में लिखते जाते हैं ताकि डिमांड फंक्शन जो एक टॉपिक आएगा आपको आगे इसके बाद, तो डिमांड फंक्शन के टाइम पर आपको इनके एग्रीगेट्स याद ना करने पड़े, तो हम साइड बाय साइड एग्रीगेट्स याद करते चलते हैं. तो इसका एग्रीगेट्स हो जाएगा PX, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी. प्राइस और ओन कमोडिटी X जो है वो हमारे प्रोडक्ट की बात हो रही है. ओके, अब प्राइस ऑफ ओन गुड, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. अब इनवर्स रिलेशनशिप क्या होती है? अपोजिट रिलेशनशिप. मतलब आपको जो गुड परचेज करना है, जो आपकी डिमांड है जिस प्रोडक्ट की या जिस कमोडिटी की, अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो आपकी उसकी क्वांटिटी जो है वो आप कम डिमांड करने वाले हैं. क्यों? जनरल है ये, तो आपका जनरल नेचर ही होता है, किसी चीज़ का अगर प्राइस ज़्यादा होता है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं. तो बस ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. आपका प्राइस जितना ज़्यादा रहेगा किसी भी प्रोडक्ट का, आप उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो उतनी ही कम रहेगी. और अगर प्राइस आपका कम है तो आप उसकी जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो वो ज़्यादा रहेगी. प्राइस इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. सो व्हाट इज़ रिलेटेड गुड्स? रिलेटेड गुड्स क्या हो जाते हैं? अभी हमने इसके पहले देखा है कि एक प्रोडक्ट की जब हमारी नीड आती है, डिमांड, तो उसका प्राइस अगर डिटरमाइन कर रहे हैं तो हमारी डिमांड कहाँ जाएगी. लेकिन अब आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. अब रिलेटेड गुड्स क्या है? रिलेटेड गुड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अब सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे की प्लेस में यूज़ हो सकते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे की प्लेस में यूज़ कर सकते हैं. मतलब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से. फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी. अब टी एंड कॉफ़ी कैसे है? आपको रिक्वायरमेंट है सुबह सुबह
चाय पीने की, आपको आदत डली हुई है सुबह सुबह कुछ लोगों को उठते से चाय पीने की, लेकिन अगर चाय नहीं है, मान लीजिए चाय ख़त्म हो गई है, वॉट एवर बी द रीजंस, पर आपको लेना तो है ज़रूरी, तो आप जाओगे उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ, मतलब कॉफ़ी की तरफ, मतलब आपको कुछ तो हेल्थ कुछ ड्रिंक चाहिए आपको उठते से, तो आप कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ये सब्स्टिट्यूट क्या हो जाते हैं कि आपको रिक्वायरमेंट है अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करने की, एक चीज़ कमोडिटी को यूज़ करने की, तो आप उसके सब्स्टिट्यूट्स को भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बंध के बैठ जाओगे कि अगर ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है तो अब तो मैं जी ही नहीं सकता हूँ, लाइफ खत्म हो गई, बाप रे। सब्स्टिट्यूट गुड्स आपकी लाइफ को जो है वो बेटर बना देते हैं। ऑफकोर्स आपको चाय नहीं है तो आप कॉफ़ी ले लोगे, आपके पास लिखना है, आपको अगर पेन नहीं है और पेंसिल है तो आप पेंसिल से लिख लोगे। सो दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो साइड बाय साइड चलते हैं, जिनको हम एक साथ यूज़ करेंगे, जैसे कि कार और पेट्रोल। ठीक है, अब ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि हमने गाड़ी ले ली है, हमने व्हीकल ख़रीद लिया है और हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है पेट्रोल वेट्रोल, ये पानी पे चल जाएगी। नो, कोई गाड़ी पानी पे नहीं चल सकती है, तो आपको कार और डीजल या पेट्रोल जो है वो आपको साथ में चलना पड़ेगा। जब तक आपने गाड़ी है आपके पास, आपको उसमें पेट्रोल या डीजल डलवाना पड़ेगा। तो जो गुड्स हमको एक साथ यूज़ करने पड़ते हैं वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और एग्जाम्पल्स हम ले लगते हैं टी एंड शुगर, कॉफ़ी एंड शुगर, तो ये चीज़ें हो जाती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। अब इनकी हम रिलेशनशिप देख लेते हैं कि आप कैसे इन प्राइस ये कैसे रिलेट करते हैं आपकी परचेजिंग पावर को। ओके, तो हमारा आ गया पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या थे? गुड्स दैट कैन रिप्लेस ईच अदर, जो गुड्स को हम एक दूसरे की प्लेस में यूज़ कर सकते हैं। एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन कैन इंक्रीज द डिमांड फॉर द अदर। यहाँ पर आप वर्ड्स को फोकस कीजिएगा कि अगर एक गुड की, एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो जो दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो हम एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या देखा था पीछे कि टी और कॉफ़ी में क्या रिलेशन है। अब हम देख रहे हैं कि अगर टी का जो है प्राइस इंक्रीज हो रहा है, अगर टी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली आप उसका कंजम्पशन कम कर दोगे, क्योंकि ये हमने देखा कि प्राइस ऑफ ओन गुड, अगर ये कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो हम उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देंगे। तो इसका सब्स्टिट्यूट गुड जो कि है कॉफ़ी, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप टी से जो है आप कॉफ़ी पर शिफ्ट हो रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस ऑफ वन कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर कमोडिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि जब एक प्रोडक्ट की आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड की जो है डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जानी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? गुड्स यूज्ड टुगेदर, जो कमोडिटीज़ आपको साथ में यूज़ करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। ओके, अब उनका क्या रिलेशनशिप है? अ राइज इन द प्राइस ऑफ वन कैन डिक्रीज द डिमांड फॉर अदर। मतलब यहाँ पर हम इन्वर्स रिलेशनशिप लेकर चल रहे हैं, एक कमोडिटी की प्राइस और दूसरे कमोडिटी की डिमांड में। क्यों? क्योंकि अगर कार की मान लो प्राइस कम हो रहा है, ओके, अगर कार का जो है प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। यहाँ हमने देखा ना, अगर प्राइस ऑफ ओन गुड में इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हम जो है कमोडिटी उसकी, हम जो कार को ज़्यादा डिमांड करेंगे। ओके, और उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है जो कि है पेट्रोल या फिर डीजल, तो उसकी जो है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, भले ही उसके प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप लेकर चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये हम अभी क्या कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, मतलब किन कारणों से डिमांड अराइज होती है। अब नेक्स्ट है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम हमेशा एक प्रोडक्ट की प्राइस को लेकर नहीं चल सकते हैं, कुछ भी चीज़ को हमको पहले हमारे जेब में भी तो देखना पड़ेगा ना कि पैसा है या नहीं है। जब तक हमारी इनकम हमें नहीं पता होगी कि हम उस चीज़ को परचेज़ करने के लायक है भी या नहीं है, हमारी हैसियत है या नहीं, तब तक हम खरीद नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक और मेजर फैक्टर आ जाता है जो कि है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब आपकी यहाँ भी दो और मेजर कंसेप्ट आ जाते हैं जो कि है नॉर्मल गुड और एक है आपका इन्फीरियर गुड। चेंज इन डिमांड जो होती है आपकी, चेंज इन
आपकी इनकम के कारण जो चेंज इन डिमांड आती है वो आपकी इनकम के साथ साथ आपके दो पर्टिकुलर गुड्स के कारण आती है, और ये गुड्स कोई नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते कि ये नॉर्मल गुड है, ये इन्फीरियर गुड है। नो, आपके जो नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड है वो क्रिएट होते हैं आपकी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग। ओके, अब कैसे उसको हम समझते हैं एक बार। तो नॉर्मल गुड क्या हो जाता है? नॉर्मल गुड वो है जो आपकी इनकम ज़्यादा है। सपोज आपकी इनकम हम लेकर चलें, आपकी इनकम है अभी सपोज 20,000 आप पर मंथ अगर आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो ये बेसिक है। आप मंथली आपके प्रॉपर इनकम हो जाती है, आपके प्रॉपर एक्सपेंसेस भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप जो है अगर आप यहाँ पर परचेज कर रहे हो कंपनी का मिल्क, ठीक है, आपको अगर जैम खाना है आप भी वो चीज़ भी कंपनी की ले रहे हो, मतलब आप हर चीज़ को कंपनी या थोड़ी हाई प्रोफाइल वाली चीज़ों को आप प्रेफर कर रहे हो, तो वो आपके लिए एक नॉर्मल गुड है कि हाँ मेरी इनकम 20,000 है तो मैं इस चीज़ को तो अफोर्ड कर ही सकता हूँ, मैं इतना तो ले ही सकता हूँ। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट मंथ आपके जब आपका आता है, नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी आती है तो आपकी सैलरी में डिक्रीज़ हो जाती है। अब डिक्रीज़ कैसे, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, आपने छुट्टियाँ ज़्यादा ले ली हैं या फिर छुट्टियाँ ज़्यादा ले ली, आप सिक हो गए थे, तो इन रीजंस के कारण अगर आपकी सैलरी कम हो जाती है तो उस मंथ आपको जब पैसे बचाने हैं तो आप इन्फीरियर गुड्स की तरफ शिफ्ट हो गए। वो इन्फीरियर गुड्स ऐसा नहीं है कि किसी के लिए वो इन्फीरियर गुड्स पर्टिकुलर ग्रुप बना हुआ है, वो गुड्स इन्फीरियर तब कहलाएंगे जब आपकी इनकम कम हो जानी है। आप ले तो दूध ही रहे हैं, ठीक है, बट आपने जो है वो आपने प्रोडक्ट की कंपनी चेंज कर ली है, ठीक है, आपने कंपनी चेंज कर ली या फिर आपने ऐसा ले लिया कि थोड़ा लो लेवल या लो क्वालिटी वाली चीज़ आप कंज्यूम करने लग गए हो, तो वो आपका इन्फीरियर गुड में आ जाएगा। यहाँ पर आपने ले तो आप जैम ही रहे हो लेकिन उसकी आपने कंपनी चेंज कर ली है। तो नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड किस पर डिपेंड करते हैं? वो आपकी इनकम पर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हो वो आपके लिए जो भी कमोडिटी आप परचेज कर रहे हो वो आपके लिए एक नॉर्मल गुड कहलाएगी। लेकिन वहीं अगर आपकी कमोडिटी या फिर आपकी जो इनकम है वो कम हो जाती है तो वो कमोडिटी आपके लिए इन्फीरियर गुड बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको समझ लेते हैं एक बार। इफ़ द गिवन कमोडिटी इज़ अ नॉर्मल गुड एंड इंक्रीज इन द इनकम लीड्स टू अ राइज इन इट्स डिमांड एंड वाइस वर्सा। अब अगर एक नॉर्मल गुड है तो आपकी इनकम अगर राइज कर रही है तो उससे आपके नॉर्मल गुड की जो है डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम उतनी है ना कि आप नॉर्मल गुड को परचेज कर पा रहे हो। वहीं हम अपोजिट में जाएं कि इफ़ द गिवन कमोडिटी इज़ एन इन्फीरियर गुड एंड इंक्रीज इन द इनकम लीड्स टू अ रिडक्शन इन द डिमांड। आपकी अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, आपकी अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो आप जो है इन्फीरियर गुड की तरफ जाओगे तो इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि आप नॉर्मल गुड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। आप इन्फीरियर गुड में अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो आप जो है इन्फीरियर गुड को ज़्यादा डिमांड करने लगोगे। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप है नॉर्मल गुड में, दोनों इनकम और कमोडिटी में, वहीं इन्फीरियर गुड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। बेटा आप ना साथ में नोट्स बनाते जाना, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप किसकी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, किसकी नेगेटिव रिलेशनशिप है, किसका कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ें बहुत कंफ्यूज करने वाली है। तो अगर आप साथ में इन सब चीज़ों के नोट डाउन करते रहोगे ना कि कहाँ पर इन्वर्स हो रहा है, कहाँ पर पॉजिटिव है, तो वो चीज़ें आपके रिविजन के लिए बहुत काम आएंगी। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उसमें क्या क्या हमने देख लिया, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। ये चीज़ याद रखनी है, नॉर्मल गुड इन्फीरियर गुड रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो केवल आपकी इनकम पर डिपेंड करते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, उस अकॉर्डिंग आप गुड्स को खुद ही डिफ्रेंशिएट कर देते हो, बाइफिकेट कर देते हो। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब सबसे मेजर तो यही चीज़ आ जाती है कि आपको पसंद क्या है। आप डिमांड किसी चीज़ को तब करोगे जब आपकी पसंद रहेगी। आपकी टेस्ट क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या है किस चीज़ को परचेज करने की, तो वो आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में आ जाता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। दिस इंक्लूड्स चेंजेस इन फैशन, कस्टम्स, हैबिट्स एक्सेट्रा। आपके टेस्ट में अगर चेंज आ रहा है, सपोज आपको अभी पसंद है, हम अगर लेकर चले कि कलर्स में आपने सोचने लगे हो कि मुझे अभी के लिए ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो रहा है, समर्स है, समर में लाइट कलर्स पहने जाते हैं। ओके, तो जब आप समर में लाइट कलर पहन रहे हो तो वो आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, या फिर आप कॉटन क्लॉथ्स को डिमांड कर रहे हो समर्स में, तो जब आप समर्स में कॉटन क्लॉथ डिमांड कर रहे हो तो वहाँ पर आ जाएगा कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग या प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपने अपनी डिमांड चेंज कर ली है। अब जैसे ही मानसून आता है तो आप अपनी वेराइटीज़ फिर चेंज कर लेंगे, क्योंकि कॉटन क्लॉथ आप मॉनसून में पहन नहीं सकते हो, वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट आ जाएगी रेनकोट की, आपको अम्ब्रेला लगेगा। आप ड्रेसिंग सेंस में भी आपकी बहुत सी चीज़ें लेकर चेंज आकर
आप ड्रेसिंग सेंस में भी आपकी बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने लगेंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पूरा हमारी साइकोलॉजिकली या फिर साइकोलॉजिकली नीड पर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की किस टाइम पर रिक्वायरमेंट है और आप उसकी डिमांड तब क्या क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो ये आपका हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। लास्ट है हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अब ये बहुत ही मेजर है। क्यों? क्योंकि आप अभी तो चीज़ें खरीद रहे हो, आप अभी के टाइम पर देखकर खरीद रहे हो ना। आपको ये नहीं पता मार्केट आगे से एक हफ्ते, एक महीने, एक साल बाद क्या होने वाला है। वी नेवर नो, क्योंकि मार्केट तो हर टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है, प्राइजेस जो है वो हर टाइम चेंज होते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अगर प्राइस आगे बढ़ने वाला होगा तो आपके क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंज आ रहा है, अगर प्राइस आगे कम होने वाला होगा तो आपके क्वांटिटी डिमांडेड पर अभी क्या चेंज आने वाला है, ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पर भी आप याद रखो, यहाँ पर भी हमको इन्वर्स रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज, इफ द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। जब प्राइस अगर फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है, ओके, आपको पता है कि इस पर्टिकुलर कमोडिटी का जो है प्राइस वो फ्यूचर में इंक्रीज होने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप अभी जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो अभी के लिए आप ज़्यादा कर लोगे, क्योंकि आप वही कमोडिटी अगर आगे परचेज करने वाले हो तो वो आपको महंगी पड़ेगी। और इकोनॉमिक्स में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स इतने माइंडफुल होते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनको पैसा उनको कहाँ यूटिलाइज करना है। तो आपको जब पता है कि आगे उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप उसको अभी ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करके रख लोगे ताकि आपके आगे एक्सपेंसेस कम हो जाए। और अगर प्राइस उस प्रोडक्ट का अब फ्यूचर में कम होने वाला है, ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं बेटा, ये अभी का कुछ भी नहीं है। ओके, ये आप फ्यूचर, ये जो आपकी प्राइस एक्सपेक्टेशंस है ये आपकी फ्यूचर की है, और ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये आपकी प्रेजेंट की रहेगी, क्योंकि आप अभी खरीदने वाले उन चीज़ों को। ओके, तो ये जो आपके प्राइस ऑफ गुड अगर डिक्रीज होने वाला है तो आप प्रेजेंट में उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज कर दोगे। कैसे? क्योंकि आगे आपको पता है ना, आगे तो मुझे सस्ता पड़ेगा वो चीज़ परचेज करना, तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांडेड अभी कम कर दोगे, तो जब सस्ता होगा प्राइस तब आप उसको परचेज करोगे। ओके, तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी इनकी पॉजिटिव रिलेशनशिप ही है। पॉजिटिव कैसे? कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो रही है। ये होता है आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप, कि दोनों चीज़ों में सेम रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस इंक्रीज के साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, फैक्टर्स क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड, हमने ये चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर्ली पढ़ ली हैं, एंड आई होप कि आपने साथ साथ नोट्स भी बनाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपके साथ आते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड से हम स्टार्ट करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, सारी चीज़ें, डिमांड फंक्शन क्या होती है, डिमांड शेड्यूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने के लिए। तो इनको प्रॉपर रिवाइज करिए और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।